हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडिशंकर। आज हम इस सेशन में ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या। तो आपके सामने दो ग्लोब हैं, जिसमें से एक अक्षांश रेखा पर आधारित और दूसरा देशांतर रेखा पर। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड, दूसरा और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री देश जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के साथ साथ इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये जो पूरी भूमि है, भूमि के मध्य से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के गुजरने के कारण से हम भूमध्य रेखा बोल देते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और इन सभी ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाते हैं, तो इन सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। क्रमागत रूप से ये लंबाई घटती जा रही है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं की मदद से किसी भी क्षेत्र का, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ पर तापमान कैसा है, दाब, वहाँ की प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, और यहाँ तक कि वह क्षेत्र उष्ण है या फिर शीत है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। मान लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा। तो विषुवत रेखा से 23 डिग्री उत्तर में जो रेखा पड़ती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो पड़ेगा उसे मकर रेखा कहते हैं। तो इन दो रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसकी मदद से बना? अक्षांश रेखाओं की मदद से। तो अक्षांश रेखाओं का मुख्य उद्देश्य ये होता है। इसी प्रकार से देशांतर रेखा है, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री, इसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। इसके साथ साथ इसे जीएमटी भी बोला जाता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो यह जो रेखा होती है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, तो इसीलिए इसे जीएमटी बोल दिया गया। ये तो रही जीएमटी का मतलब। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो जीएमटी रेखा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये कितने देशों से होकर के गुजरती हैं? तो आंसर है आपका 7 देशों से। तो इंग्लैंड से तो होकर गुजरती है जीएमटी, आपने नाम समझ लिया। और दूसरा है यूरोप के 2 देशों से होकर गुजरती है। एक इंग्लैंड है और दूसरा फ्रांस, एक है तीसरा स्पेन। टोटल 3 देश, इंग्लैंड को मिलाते हुए 3 देश। और इसके अतिरिक्त आ जाओ यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ से आते हैं टोटल 4 देश। तो पहला आ जाता है अल्जीरिया, ऊपर से नीचे की ओर आइएगा। पहला है अल्जीरिया, और दूसरा है माली, तीसरा है बुर्किना फासो, और चौथा है घाना। तो ये 4 देश, तो 3 ऊपर के और 4 नीचे के, टोटल हो गए 7 देश। तो ये 7 देश इस जीएमटी रेखा पर हैं। और इसके साथ साथ अगर महासागर की बात की जाए, अब महासागर भी तो पड़ेगा ना, नीचे का क्षेत्र ये महासागर, यहाँ पर भी महासागर। तो 2 महासागर हो जाएंगे। एक हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ये क्षेत्र पूरा, और दूसरा हो जाएगा आर्कटिक, जो ऊपर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा एक भूमध्य सागर, तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये भूमध्य सागर का है, तो ये भी पड़ जाएगा। तो टोटल 3, एक सागर भूमध्य सागर हो जाएगा, और टोटल मुख्य रूप से ये अटलांटिक महासागर और दूसरा आर्कटिक महासागर, ये 2 पड़ जाएंगे। अगर समझना हो कि देशांतर रेखाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये देशांतर रेखाएं किसी भी देश के लिए समय का बोध कराती हैं। तो हर एक देश का अपना एक मानक समय रेखा होता है। किन्हीं देशों का एक से अधिक भी मानक समय रेखा हो सकते हैं। जैसे कि रूस के टोटल 11 मानक समय रेखा हैं, 11, और भारत का 1 है, और दूसरे की मांग चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो जो एक मानक समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री। तो ये जो मानक समय रेखा कहाँ से, किसकी मदद से बन रहे हैं? इन देशांतर रेखाओं की मदद से। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए, 360। अगर अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या पूछी जाए तो 179। ऊपर है टोटल 90, 0 से लिया जाए तो, और 0 से 90 नीचे लिया जाए तो, और 0 से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ पर भी 90 है। तो 90 और 90 जोड़ दोगे तो 180 बन जाएगा। और 0 डिग्री को 2 बार जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से एक बार यानी कि 1 हम घटा दें तो हो जाएगा 179। ये अक्षांश रेखाओं का टोटल योग है।
और ऐसे ही देशांतर रेखाएं टोटल 360। तो 15 डिग्री देशांतर रेखाओं का योग जो होता है, 15 डिग्री देशांतर रेखाओं का योग, तो इससे 1 आवर बनता है, 1 घंटा, 1 आवर। और ऐसे ही टोटल ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 से कितने बन जाएंगी, तो 15 से 1 घंटा बनता है, तो 360 से कितने बनेंगे, तो 15 से हम इसे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 24 आवर। तो ये जो 24 आवर मिल रहे हैं हमें, ये 360 डिग्री देशांतर रेखाओं की मदद से बन रहे हैं। अगर हम इन देशांतर रेखाओं को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए देखें, तो जो अशोक स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ में 24 तीलियाँ हैं। ये 24 घंटे से संबंधित है, और 24 घंटे बने किससे, 360 डिग्री से। तो अशोक का एक ये भी मंतव्य रहा होगा कि जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने तक हो, इसीलिए उन्होंने इस जो ये सर्किल बना था अशोक स्तंभ के अंतर्गत, तो इसमें 24 तीलियाँ बनवाई होंगी। तो ये भी एक मंतव्य हो सकता है। ये रहा अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ पॉइंट। तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र से बताया ना, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। और ग्लोब पर समान मान वाले अक्षांश रेखाओं को आपस में अगर मिला दिया जाए तो उसे हम अक्षांश रेखा बोल देंगे। और भूमध्य रेखा के ये जो अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, और ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो इनकी लंबाई में कमी आती जाती है। और ग्लोब के पास किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी को सदैव, जो दूरियां होती हैं वो सदैव समान होती हैं, और जो रेखाएं बताए थे टोटल 179। ऐसे ही देशांतर रेखाएं, तो भूपृष्ठ पर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने पर जो काल्पनिक रेखाएं बनती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, GMT जिसे हमने बताया। और देशांतर रेखाएं कभी भी समानांतर नहीं होती हैं, ये कभी भी समानांतर नहीं होती हैं। ये छोटी बड़ी, जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये ऐसे ऐसे आती हैं, तो कभी समानांतर नहीं हो सकती हैं। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है, ये चीज़। ये आपके सामने देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं का एक ग्राफ है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, और जिन देशों से होकर गुजरती है ये सारी चीज़ें विजुअल हो रही हैं, अपने मैप में देख लीजिएगा। और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, किन किन देशों से होकर गुजरती है ये भी, तो ये सब अपने मैप में देख लेना। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, तो समय में वृद्धि होती है। यानी कि हम 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक अगर हम चलें, टोटल 12 घंटे की वृद्धि होती है, 12 आवर की वृद्धि होती है। वहीं हम अगर पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करें, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर पहुँचेंगे तो 12 घंटे हम पीछे जाएंगे, 12 घंटे पीछे। और इधर अगर आएँ पूर्व में तो हम 12 घंटे आगे जाएंगे। तो जो भारत का है समय, ये है 82.5 डिग्री, यहाँ पर इसके सेंटर में, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे इसीलिए बोला गया, क्योंकि ये इधर की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो समय बढ़ता जाता है। तो 5.5 घंटे हम यामोत्तर रेखा से आगे हैं। यहीं पर है 90 डिग्री। तो इस यहाँ एक पूछा जाता क्वेश्चन, 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ है, तो ये 90 डिग्री के समानांतर जो है इसी को हम ईस्ट रीज बोल देते हैं, भारत के आसपास के क्षेत्र को। तो यहीं पर आता है 90 डिग्री ईस्ट रीज, अंडमान निकोबार क्षेत्र के समीप। अगर अक्षांश रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो उनका पैटर्न कैसा होगा देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो पेपर में भी आया हुआ है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम भारत के अंदर एक राज्य है, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरेगा। तो ऑप्शन है राजस्थान से, या पंजाब से, या हिमाचल प्रदेश से, या फिर जम्मू कश्मीर से। तो इनमें से क्या हो सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि
है क्या ये आपके सामने इंडिया का मैप है। तो ये रहा यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम से मान लीजिए कोई रेखा गुजर रही है ऐसे, तो उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हिमाचल प्रदेश था, पंजाब था और हिमाचल प्रदेश था, पंजाब था और जम्मू कश्मीर था। ये 3 राज्य थे। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कौन जाएगा? राजस्थान। तो ये अक्षांश पर आधारित क्वेश्चन थे। तो इन ऐसी चीज़ों को हमें देखते चलना है कि कौन से अक्षांश के समानांतर कौन सा राज्य पड़ेगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि राजस्थान के समानांतर कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, तो राजस्थान के समानांतर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, सिक्किम तो है ही, और अरुणाचल प्रदेश ये भी पड़ जाएगा। मान लीजिए अगर सिक्किम ना दिया होता, अरुणाचल प्रदेश के समानांतर पूछ लेता, ऑप्शन हमारे वही सेम होते, तब भी राजस्थान और यहाँ पड़ जाएगा यूपी और बिहार भी पड़ जाएगा ऊपर का क्षेत्र। तो टोटल ये अरुणाचल प्रदेश के समानांतर हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह जिला कौन सा है? तो ये सारे ज़िले राजस्थान के दिए हुए हैं। तो इन ज़िलों में से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस ज़िले से होकर के गुजरती हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ये उत्तरी अक्षांश क्योंकि ये उत्तर में पड़ता है भारत, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहता है। तो सबसे दक्षिण में यहाँ पर कन्याकुमारी पड़ जाता है और ऊपर इंद्रकौल। ऐसे ही पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ पर तक, तो यहाँ पर पड़ेगा लगभग 68 डिग्री देशांतर रेखा, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री, लगभग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत का टोटल विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा और ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो 67 डिग्री पर गौरमाता पड़ता है सबसे पश्चिम में, और यहाँ पर किविथु, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है किविथु, और ये कन्याकुमारी और वो इंद्रकौल। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो 70 डिग्री देशांतरीय रेखा पूछा गया था कहाँ से गुजरेगी। तो 68 डिग्री, आप 68 डिग्री पता चला गुजरात से गुजरेगी, गुजरात से के गौरमाता से, गुजरात के गौरमाता से 68 डिग्री लगभग गुजरती है। तो 70 डिग्री, तो 68 के बाद कौन आएगा? 69, फिर 70। तो आपका ये यहाँ इस क्षेत्र से होकर के गुजरेगी, और ये क्षेत्र पड़ेगा जैसलमेर का। ये रहा जैसलमेर, ऑप्शन में था जैसलमेर, जैसलमेर था, और इसके साथ साथ जैसलमेर बी ऑप्शन, जोधपुर, धौलपुर, नागौर। तो ये 3 देख लेते हैं, जोधपुर, धौलपुर, नागौर। ये रहा जोधपुर, ये जोधपुर, ये नागौर और ये धौलपुर। तो 70 डिग्री की बात की गई तो जैसलमेर यहाँ हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा चले जाएगा जोधपुर में। नागपुर तो बहुत ही दूर है और धौलपुर ये तो काफ़ी दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा सही? जैसलमेर। तो ये देशांतरीय रेखा से संबंधित है क्वेश्चन। नौगढ़ जिला आता है। नौगढ़ जिला से पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था, ये जयपुर जिला है। जयपुर जिला में हवा महल है, जयपुर जिला। और इसके साथ साथ जयपुर में ही सांभर झील पड़ती है, सांभर झील जो खारे पानी की झील है, सांभर झील। ये जो नौगौर है, नौगौर में मकराना पड़ता है, नौगौर। तो मकराना फेमस है संगमरमर के लिए। तो जो ताजमहल बना था, ताजमहल का जो निर्माण हुआ है, यहाँ ये इसी क्षेत्र से लाए गए संगमरमर से किया गया है। तो पूछा जाता है कि संगमरमर में यूज हुआ, ताजमहल में यूज हुआ संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना, मकराना कहाँ पड़ रहा है? नागौर में।
झुंझुनू जिला, ये उत्तर में पड़ता है झुंझुनू। तो झुंझुनू जिला किस लिए फेमस है? तांबे के लिए। यहाँ पर तांबे की खान काफ़ी ज़्यादा फेमस में रहती है। और श्री गंगानगर, तो इस क्षेत्र से इंदिरा गांधी नगर निकली है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये क्षेत्र वर्तमान में हरा भरा किसकी वजह से हुआ? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है इंदिरा गांधी नहर के कारण ही हुआ है। राजस्थान में अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी, तो यह सबसे प्राचीन, अरावली पहाड़ी सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पहाड़ी है। सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पहाड़ी। यहाँ पर एक लूनी नदी निकलती है। तो जब ये लूनी नदी निकलती है तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन थार मरुस्थल में जब ये थार मरुस्थल से गुजरती है तो और बीच में सांभर झील भी पड़ती है, तो जिसके कारण इसका पानी खारा हो जाता है। और यह लूनी नदी अंतःस्थलीय भाग में ही, जो कच्छ का रण है उसमें ये समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि है, तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। और 82.5 डिग्री जब होता है भारत में तो उस समय अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे हुए होते हैं। और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, मॉर्निंग का 6। तो आपको बताना है कि उस स्थान पर यामोत्तर समय कितना होगा। आपको टाइम बताना है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 82.5 तक आपको पता ही है कि 12 बजे हैं 82.5 पर, यानी कि भारत में 12 बजे हैं। और आपको 6 बजे का बताना है, मॉर्निंग के 6 बजे। तो 6 बजे तक टोटल कितने हो जाएंगे घंटे, ये आप देख लीजिए। तो इस 6 घंटे को 15 डिग्री से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 15 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका योग 1 घंटा होता है। तो 15 छक्का 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा देशांतर रेखाएं। तो 12 बजने के बाद 6 के बीच यानी कि 6 घंटे हो जाएंगे। तो आपको ये 90 डिग्री देशांतर रेखा 82.5 में जोड़ देना है। तो आंसर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। जब 82.5 में जोड़ेंगे 90 को तो आपका ये आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के समय जो भारतीय मानक समय देशांतर है उसके निकटतम है? तो आपको ये बताना है, जो 82.5 डिग्री है रेखा, देशांतर रेखा, वो इन 4 जगहों में से किसके निकट से होकर के गुजरी है? तो आंसर है रीवा। रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो उसी के निकट से होकर। ये आपके सामने भारतीय मानक समय रेखा किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरी है उसका एक फ्लो चार्ट है। तो हिमालय रेंज से होते हुए सोन नदी घाटी, उससे इसके हिमालय के बाद जो गंगा का बृहद मैदान है उससे होते हुए सोन नदी घाटी पड़ती है वहाँ से। फिर उसके नीचे बघेलखंड का पठार पड़ता है, और उसके नीचे मैकार श्रेणी जो सतपुरा रेंज के अंतर्गत आती है, मैकार श्रेणी ये पड़ जाता है। एंड देन छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है या फिर महानदी बेसिन, वहाँ से होते हुए बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार ये इस क्षेत्र से भी गुजरती हैं। और गोदावरी नदी बेसिन, तो गोदावरी जब नदी आप देखेंगे तो वहाँ से भी ये होते हुए गुजरती है। इसके बाद आंध्र तट का मैदान और फिर बंगाल की खाड़ी, तो इन क्षेत्रों से होते हुए ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरते हुए जाती हैं। अगर राज्यों की बात की जाए, ये तो चलो क्षेत्र हो गए नेचुरल रूप से। अगर राज्यों की बात की जाए कि कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होते हुए जाती है, आप लोगों ने रट रखा है। दूसरा MP है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्य। अब इसी तरीके से अगर कर्क रेखा की बात की जाए, कर्क रेखा भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में। तो कर्क रेखा के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल इन राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सांची, ये भी आता है कि सांची से क्या कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो हाँ सांची से होकर के गुजरती है। इसके साथ साथ झारखंड की राजधानी है रांची,
तो कर्क रेखा यहाँ से भी होकर गुजरती है। और ये तो हो गई रांची, और एक है लोहारदगा। तो लोहारदगा जो है ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र से होकर के भी ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 82.5 डिग्री और कर्क रेखा इन दोनों के बारे में बताया, और ये दोनों भारत से होकर के गुजरती हैं। तो जब दोनों भारत से होकर के गुजर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती भी होगी। तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है कोरिया की पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी, और इसकी चोटी है देवगढ़ की चोटी, और ये मैकाड रेंज के अंतर्गत पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों एक दूसरे को इसी स्थान पर काटती हैं एक दूसरे को। तो 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री एक दूसरे को कोरिया की पहाड़ी के अंतर्गत काटती हैं। कर्क रेखा के अंतर्गत अगर नेचुरल रूप से देखा जाए कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी, तो सबसे पहले अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, फिर कच्छ करण जो गुजरात में पड़ता है, फिर अरावली रेंज ये राजस्थान में पड़ता है, फिर मालवा का पठार मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में पड़ता है, फिर बुलंदखंड, और इसके बाद विंध्य पर्वत, मैकाल श्रेणी, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, फिर राड़ का मैदान, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल, भुवन की पहाड़ियाँ, ये सब त्रिपुरा के अंतर्गत पड़ती हैं, फिर मिजो हिल्स, और इसके बाद अराकान योमा, और फिर म्यांमार होते हुए ये रेखा चली जाती है। तो ये टोटल भारत के अंतर्गत, भारत के संदर्भ में या फिर ये सब प्राकृतिक रूप से क्षेत्र हैं। इनमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा से होकर के गुजरता है। तो ये याद कर लेने वाली चीज़ें हैं, समझ में आया, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस की मदद से मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के किस रूप में पढ़ना है ये बताने की कोशिश की। आप लोग इसके अलावा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के पास से इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं जो किसी रूप में प्रसिद्ध हैं ये देख लीजिएगा। भारत के अंदर जो 82.5 डिग्री है उसके पास कौन सा क्षेत्र है ये देखने वाली, जैसे रीवा पूछा गया कि उसके पास कौन सा क्षेत्र है, ऐसे ही। और कर्क रेखा के अंतर्गत देख लेना कि कौन सा उसके पास, जैसे कोलकाता है तो कोलकाता भी कर्क रेखा के पास में है। कोलकाता कर्क रेखा पर नहीं पड़ती लेकिन उसके पास ही में है, और उज्जैन भी है। तो ऐसे आप छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उन सभी चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, अपने मैप में देख लेना। और कर्क रेखा मकर रेखा पर कौन कौन से कंट्रीज़ पड़ते हैं ये सारी चीज़ें, आपका पूरा यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।